आज मैं स्नातक प्रथम खंड द्वितीय पत्र से भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी के रचना काल को ध्यान में रखकर इस काल की समय को संवत 1925 विक्रम से 1950 विक्रम ईस्वी सन में है 1868 से 1893 ईस्वी। तो यह जो कालखंड है यह भारतेंदु जी की रचना काल का समय है और यह हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से अभिहित है, जाना जाता है। वस्तुतः भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल जो है 1868 ईस्वी से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 ईस्वी तक माना जा सकता है। भारतेंदु युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में कुछ नयापन एवं सक्रियता दिखाई दे रही थी। इसकी परिणति विषय चयन में नवीनता, व्यापकता एवं विविधता के रूप में काव्य में परिलक्षित हुई। रीतिकालीन प्रवृत्तियां ह्रासोन्मुख हो गई और देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार, मद्य निषेध जैसे विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगी। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल में हुआ। हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों के शासन काल में हम जी रहे थे और उस समय हमारे देश को एक नई दिशा की आवश्यकता थी, एक बदलाव की जरूरत थी, क्रांति की जरूरत थी, जिसकी पहल सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से एक क्रांति लाई, एक बदलाव लाया, जिसका व्यापक परिणाम हुआ। भारतेंदु जी ने जिस तरह की रचनाएं प्रारंभ की वह समाज को उद्वेलित करने वाला था। तत्कालीन समाज में नए परिवर्तनों का सूत्रपात हो रहा था। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना हो रही थी, स्त्री शिक्षा के दरवाजे खुल रहे थे और लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि के कारण कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाल विवाह, सती प्रथा आदि बुराइयों से मुक्ति पाकर नई चेतना को आत्मसात कर रहे थे। औद्योगिकरण एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। इस तरह यह स्वाभाविक था कि उस समय के जो कवि थे उनकी दृष्टि संकुचित घेरे से निकलकर व्यापक विषयों की तलाश करती नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख हो रही थी। भारतेंदु युग के कवियों में जो प्रमुख थे वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अम्बिकादत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास एवं राधाचरण गोस्वामी। ये उस समय के प्रमुख कवि हैं। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग की जो काव्य हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी प्रवृत्तियां क्या है, क्या क्या वैशिष्ट्य है उस समय के काव्य में। पहला है राष्ट्र प्रेम की भावना, दूसरा है सामाजिक दुर्दशा का निरूपण, तीसरा श्रृंगारिकता, चौथा भक्ति भावना, पांचवा प्रकृति चित्रण, छठा जो है वह है हास्य व्यंग्य की प्रधानता, सातवां है समस्या पूर्ति, आठवां है काव्य अनुवाद। सबसे अंत में जो नौवां शीर्षक है वह है शिल्प विधान। तो इस तरह 9 शीर्षकों के अंतर्गत हम भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं। तो अब हम इन शीर्षकों का एक एक करके इस पे विमर्श मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ।
पहला है राष्ट्र प्रेम की भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी सजग राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास प्रारंभ किया। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का चित्र उतारते हुए जनता को शब्दों में सचेत किया। अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने जनता को जागृत करने का प्रयास किया। उनके इस प्रयास को हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मंधन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इस तरह इन पहेलियों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज की काली करतूतों के प्रति भारतीय जनता को जागृत किया है, उद्बोधित किया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम देश, हमारो उत्तम भारत देश तथा राधा कृष्णदास चरित भारत बारहमासा भी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शासन के गुणों की चर्चा करते हुए भी उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, वह धन विदेश जंजाते यह अति भारी। वे कहते हैं कि अंग्रेज राज में कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ उन्नति के मार्ग भी हैं, पर अफसोस है कि हम उन्नति करें तो कैसे करें। हमारा तो जो धन है, हमारी जो सामग्री है, हमारे जो संसाधन हैं, वे तो सब विदेशों में चले जा रहे हैं। तो वे रास्ता तो बता रहे हैं, लेकिन हमारा उस रास्ते पे चलने के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, हमारा वो संसाधन ही भी हमसे छीनते जा रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, काव्य के माध्यम से भारतीय जनता को उद्बोधित किया है, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का प्रयास किया है। दूसरा शीर्षक है सामाजिक दुर्दशा का निरूपण। रीतिकालीन कवियों ने भारतीय समाज एवं जनजीवन के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्योंकि रीतिकालीन कविता में समाज एवं जनता की पीड़ा से कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता है। वे अपने काव्य रचना में लीन रहे, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी को पूरी करने में लीन रहे, समाज और देश में क्या हो रहा है इससे वे कटे नहीं। वहीं भारतेंदु युग के कवियों ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का डटकर विरोध किया। नारी शिक्षा के वे समर्थक हैं, विधवा विवाह को वे प्रोत्साहित करते हैं तथा बाल विवाह की भर्त्सना करते हैं। तात्पर्य है कि भारतेंदु युग के कवियों ने समाज में जो प्रचलित अंधविश्वास और रूढ़िवादिता थी उसके विरुद्ध आवाज उठाई, उनसे समाज को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया और समाज को सद्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित की, अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेरित किया। इस प्रकार सती प्रथा, छुआछूत आदि के भी वे विरोधी हैं। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड, स्वार्थपरता आदि का उन्होंने बेहिचक विरोध किया है, उस पर प्रहार किया है। भारतेंदु की इन पंक्तियों में देश के इस दर्द को बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता है। रो बहु सब मेरी आ बहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। इसी तरह बाल विवाहों की दुर्दशा का निरूपण करते हुए प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। इसमें बाल विधवाओं की जो पीड़ा है उसको उन्होंने व्यक्त किया है कि कम उम्र में जो बच्चियां विधवाएं हो जाती है वे किस तरह अपने जीवन के राग से, खुशियों से दूर हो जाती है और हमारा निर्मम समाज उसकी इस पीड़ा को, उसके इस दुख को समझने की कोशिश भी नहीं करता, ऊपर से समाज की कुरीतियों का बोझ उसके ऊपर डाल देता है। यह सरासर मनुष्यता का हनन है, मानवता का दोहन है। राधाचरण गोस्वामी भारत दुर्दशा का निरूपण करते हुए कहते हैं, मैं हाय हाय दय धाय पुकारो रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई।
इस तरह भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, काव्य के माध्यम से भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है और भारत की जनता को उद्बोधित किया है। तीसरा है भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां, श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में रीतिकालीन पद्धति पर श्रृंगार का विशद चित्रण हुआ है। रीतिकाल की जो श्रृंगारिकता की भावना थी वह भारतेंदु युग में पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस तरह भारतेंदु युग में भी श्रृंगार पर विशद काव्य लिखे गए हैं, उनकी विशद चर्चा हुई है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इन्होंने नायक नायिका की सामान्य चेष्टाओं के रूप में ही किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवाड़ी में श्रृंगार की मधुर अभिव्यक्ति हुई है। एक उदाहरण देखते हैं हम। शिशुताई अजौन गई, तनते तऊ जीवन ज्योति बटोरे लगी। सुन के चर्चा हरिचंद की, कानन कूक दे भौ मरोड़े लगी। बात बच जा सुझ ठान सौ पीते, दुरी घूंघट में दृग जोड़े लगी। दुल्ही उल्ही सब अंगन ते दिन द्वैत ते पीयूष निचोड़े लगी। भारतेंदु की रचनाओं में भक्ति श्रृंगार एवं विशुद्ध श्रृंगार दोनों का समावेश है। प्रेमगन की रचनाओं में भी श्रृंगार का वर्णन है। भारतेंदु जी ने सौंदर्य, प्रेम, विरह वर्णन, नक्षत्र वर्णन के माध्यम से श्रृंगार का चित्रण किया है। कहीं कहीं इनका श्रृंगार घनानंद जैसी सरसता से युक्त है। प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णदास की कविता में श्रृंगार भाव बहुत कम है। अब भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति का जो अगला शीर्षक है वह है भक्ति भावना। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित कृष्ण भक्त थे। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए वे अपनी दीनता का उल्लेख इन पंक्तियों में करते हैं। उदारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुम्हारे ही हैं, नहीं और शोकाज। राधा कृष्ण की छवि का अंकन करते हुए भारतेंदु जी ने अनेक पद लिखे हैं। एक उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। नैन भरी देखी ले यह जोड़ी, मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृक भानु किशोरी। इस तरह पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णदास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासनाओं की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। इस तरह भारतेंदु युग के कवियों में सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति की धाराएं प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। अगला शीर्षक है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। उन्होंने बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहारी चित्रण किया तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी का सुंदर चित्रण भी अपने काव्य में किया है। चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन है। यमुना के तट पर खड़े तमाल वृक्ष कैसे लग रहे हैं, इसका इतना सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसे हम देखते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, झुके कुलशो जलपड़ सन्निहित मनहु सुहाए। इस तरह बड़ी बधाई परिपाटी पर प्रकृति का आलम्बन रूप और अलंकृत रूप ही भारतेंदु की कविता में अधिक मिलता है। अगला है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु युगीन कविताओं में हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी प्रमुखता से उपलब्ध होती है। अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों को इन्होंने अपने व्यंग्य का विषय बनाया। भारतेंदु जी के एकांकियों एवं नाटकों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थिति का निरूपण किया गया है। अंधेर नगरी में चूरन वाला अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर व्यंग करता हुआ कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। इस तरह शराब की बुराई भी उन्होंने की है अपनी मुकरी के माध्यम से। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भी भारतेंदु युग के अच्छे व्यंग्यकार थे। हरगंगा और बुढ़ापा आदि कविताओं में इन्होंने हास्य व्यंग्य का पुट विद्यमान किया है। इस तरह अब आज का व्याख्यान में यही समाप्त कर रही हूँ। इसमें जो और शीर्षक बचे हुए हैं उस पर व्याख्यान में अगले वर्ग में दूंगी।